दाम को अब बरेली पुलिस दूसरी जिला जेल में शिफ्ट कर सकती है। दरअसल गहनीय सूत्रों की बात की जाए तो जानकारी मिल रही है कि बरेली जिला जेल जो 2 में अशरफ का साला सद्दाम कुछ ही दिनों पहले पकड़ करके गिरफ्तार करके इस हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है, उसको अब जो है बरेली पुलिस दूसरे ज़िले की जेल में शिफ्ट करने की बात सामने आ रही है। और अभी जो अंदरूनी सूत्रों की बात की जाए तो साफ तौर पर से सूत्रों का कहना है कि जिला जेल में लगातार जब अशरफ बंद था और अशरफ के साथ जो अशरफ के गुर्गे थे लल्ला गद्दी वगैरह, उनके साथ जब वो बंद था तो कहीं ना कहीं सद्दाम जो है अच्छी से अच्छी सुविधाएं मुहैया कराना और जो गैर कानूनी तरीके से लोगों की मुलाकात कराना और जो 6 शूटर थे उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए उनकी मुलाकात कराना और माफिया अतीक के बेटे असद की मुलाकात कराने के मामले में इसको जेल हुई थी। और उसी दौरान ये जो है मतलब सद्दाम है वो लगातार जेल में आता था और जो जेल के जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको कहीं ना कहीं इसने उससे अपनी सेटिंग बना रखी थी, उन सब से जो है पैसा देकर के काम कराता था। कैंटीन का जो कर्मचारी था उसके साथ इसने जो है साठगांठ कर रखी थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सद्दाम की कहीं ना कहीं जेल प्रशासन में अच्छी पकड़ हो रखी थी। उसने अपने कर्मचारियों को सेट कर रखा था, उसने जो है लगातार आवागमन से उसके जेल की एक एक परख उसको मालूम थी, कहाँ कब क्या होना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बरेली पुलिस कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरे में है। बरेली पुलिस का साफ तौर पर से कहना है वो अशरफ का साला जो सद्दाम है उसको अभी भी संदिग्ध मान रही है। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया कर सकता है, जिसको लेकर के अभी फिलहाल वो हाई सिक्योरिटी जेल में ज़रूर बंद है। हाई सिक्योरिटी बैरक में उसने खुद नंबरदार की मांग की थी और नंबरदार की मांग खुद आरोपी की तरफ से करना एक बड़ी बात है कि उसको नंबरदार दिया जाए। लगातार जेल प्रशासन जो है वो अभी भी उसके जितने भी पुलिसकर्मी जो ड्यूटी के दौरान है वो शिफ्ट के हिसाब से रोज़ाना चेंज कर रहा है। लगातार एक ही पुलिसकर्मी की ड्यूटी नहीं दी जा रही है। तो इन पहलुओं पर जो है जेल प्रशासन की बात की जाए, बरेली पुलिस की बात की जाए, मतलब सख्ती अपनाई हुई है। लेकिन देखने वाली बात है जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि बरेली जिला जेल से सद्दाम को दूसरी जिला जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी औपचारिकता कोई नहीं है, औपचारिकता तरफ से कोई पुष्टि नहीं आई है कि किस जिला जेल में कौन से ज़िले की जेल में ले जाया जाएगा, किस तारीख को ले जाया जाएगा, क्या वो समय होगा। तो अभी इन सब पहलुओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन अभी तक जो सद्दाम की बात आ रही है तो सद्दाम को सिर्फ इसलिए ले जाया जाएगा क्योंकि सद्दाम का जेल प्रशासन में आवागमन ज़्यादा रहता था। जेल प्रशासन में कहीं वो किसी कर्मचारी को फिर से अपना करीबी ना बना ले, कहीं किसी से कुछ गलत काम ना करवा दे। तो फिलहाल इन सब चीज़ों को लेकर के सद्दाम को ले जाया जाएगा। चूँकि जो बरेली के नए जिला जेल अधीक्षक हैं विपिन मिश्रा, उनका साफ तौर पर से कहना रहा है कि पहले भी लापरवाही जेल में हुई थी, उसके बाद जो है यहाँ से जेल अधीक्षक को हटाया गया था, लेकिन अब कमान मेरे हाथ में है। तो कहीं ना कहीं जो संदिग्धता है उस पर पैनी नज़र रखी जाएगी और सद्दाम जो हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है उसको किसी भी प्रकार की कोई भी जो शाही शौक होते हैं वो मुहैया नहीं होने दिए जाएंगे। फिलहाल ये समय बताएगा कि आखिर कब सद्दाम को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अंदर खाने सूत्रों की बात की जाए तो जल्द ही सद्दाम को दूसरी जिला जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, प्राइम न्यूज़ बरेली। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद लोगों के मार्ग को सुगम और बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में नई नई सड़कों और पुलों का निर्माण करा रहे हैं। उसकी गुणवत्ता में कोई कमी ना हो और कार्य यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हो, इसके लिए वह मंच से ही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के पेच कसते हुए नजर आते हैं। लेकिन शाहजहांपुर से एक ऐसा मामला आया है जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग से लेकर प्रशासन के होश फाख्ता हो गए हैं। जी हाँ, यहाँ विधायक के गुर्गों ने कथित तौर पर कमीशन ना देने पर पीडब्ल्यूडी विभाग की एक नई सड़क को जेसीबी मशीन से खुर्द-बुर्द कर डाला। यही नहीं, साइड पर काम करने वाले लेबरों को काफी मारा पीटा है, जिसके बाद वह घायल अवस्था में तो है लेकिन डर के कारण कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस मामले में जैतीपुर थाने में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक रमेश सिंह के द्वारा विधायक के करीबी जगबीर सिंह समेत 20 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में कुछ समय पूर्व यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने करोड़ों रुपए की सड़क और पुल की योजनाओं का जैतीपुर क्षेत्र में एक भव्य लोकार्पण किया था, भूमि पूजन किया था, जिसके बाद जैतीपुर क्षेत्र में ये करीब 7 किलोमीटर की सड़क का निर्माण चल रहा था जो दातागंज से होते हुए बदायूं मार्ग को जोड़ता। 7 किलोमीटर का इस 2 लेन के निर्माण की लागत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से विधायक के गुर्गे कथित तौर पर ठेकेदार से इस रोड के निर्माण को लेकर कमीशन की मांग कर रहे थे, लेकिन जब ठेकेदार ने कमीशन देने से इनकार कर दिया तो देर रात विधायक के गुर्गों ने
साइड पर जाकर लेबरों से मारपीट की और 4 से 500 मीटर तक की सड़क को खुर्द-बुर्द कर दिया है। इसकी सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी मौका मुआयना करने पहुंचे, तो वहीं ठेकेदार अब रमेश सिंह का कहना है कि वह अपनी जान को उसने खतरा बताया है और शाहजहांपुर पुलिस से अपने साइड पर काम करने वाले कर्मचारियों और खुद की सुरक्षा की मांग की है। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज के लिए कमल सिंह। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे से छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आज लगभग सुबह 7 बजे के करीब में बारिश हुई है, छिटपुट बारिश हुई है। वहीं अगर अयोध्या नगरी की बात कही जाए तो अयोध्या में भी बारिश हल्की फुल्की आज सुबह लगभग 10 से 9 बजे के करीब में हुई है। वहीं आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। लगभग उत्तर प्रदेश के 10 से 12 ऐसे जिले हैं जहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि यहाँ पे बारिश होगी, जोर से भी हो सकती है और बिजली गिरने की भी संभावनाएं है। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरह से लगभग बीते 2 दिनों पहले ही मौसम विभाग ने ये जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश होने की भी संभावना जताई जा सकती है, वहीं पे बिजली गिरने की भी संभावना है। तो ऐसे में जिस तरह से आज और कल बीते 24 घंटे में जिस तरह से कुछ जिलों में बारिश हुई, इसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और ये उम्मीद मौसम विभाग जता रहा है कि ये बारिश जोर से भी हो सकती है और बिजली गिरने की भी संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रखा है। अरण्या मिश्रा, प्राइम न्यूज़ लखनऊ। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और इसी को लेकर अब उत्तराखंड सरकार प्रयासरत भी है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो देखिए 9 दिसंबर को उत्तराखंड में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों विदेश दौरे पर भी गए, जहां पर देखिए बहुत सारे MOU साइन हुए और कई इन्वेस्टर्स जो है वो उत्तराखंड में निवेश करने को तैयार हैं। वहीं देखिए दिल्ली में भी एक रोड शो का आयोजन लगातार हो रहा है और अब तक की अगर हम बात करें तो देखिए पुष्कर सिंह धामी ने JSW नियो एनर्जी लिमिटेड के साथ 15,000 करोड़ का जो MOU है वो साइन हुआ है, यानी कि उत्तराखंड सरकार और JSW नियो एनर्जी के बीच में 15,000 करोड़ का MOU साइन हो चुका है और जिसको लेकर देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ मौजूद इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं और यहाँ मौजूद इन्वेस्टर्स का कहना है कि चाहे IT का सेक्टर हो या फिर पर्यटन का सेक्टर हो, हर तरफ अब उत्तराखंड में निवेश के अवसर लोगों को मिलेंगे। यह आश्वासन भी अब यहाँ मौजूद इन्वेस्टर्स दे रहे हैं। शाम 7 बजे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मीडिया को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे कि आखिर रोड शो का क्या कुछ निष्कर्ष निकला है जो कि आज दिल्ली में हो रहा है। फिलहाल देखिए 15,000 करोड़ का अब तक की MOU साइन हो चुका है। अभी आगे और भी इन्वेस्टर्स के साथ में लगातार धामी सरकार जो है वो बातचीत कर रही है। फिलहाल 9 दिसंबर को इन्वेस्टर ग्लोबल समिट उत्तराखंड में होने वाली है, जिसको लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार जो है इस तरीके के कार्यक्रम अभी केवल दिल्ली में हो रहा है, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी कार्यक्रम किए जाएंगे। 9 दिसंबर से पहले तो देखना ये होगा कि उत्तराखंड सरकार के अथक प्रयासों के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरा स्वास्तिका के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज, दिल्ली। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के निवाजगंज ग्राम सभा में उन्होंने 132 kVA विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया। वहीं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा के साथ साथ प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सोमेन्द्र तोमर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि ये गाँव उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का गांव है और आज यहां पर ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से विपक्ष इंडिया नाम से एक गठबंधन कर रखा है वो महज केवल एक गठबंधन ही साबित होगा, क्योंकि जनता जान चुकी है, कांग्रेस की नैया डूब चुकी है और अब जनता सिर्फ मोदी सरकार पर ही भरोसा कर रही है। वहीं उन्होंने मोदी सरकार के साथ साथ प्रदेश की योगी सरकार की भी जमकर सराहना की और तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों का सफाया हो गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। वहीं वो
लगातार जनता को संबोधित करते हुए बताया कि जिस तरीके से प्रदेश और केंद्र में बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है, इससे पहले किसी सरकार में ये व्यवस्थाएं नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता को लेकर के लगातार काम करते रहते हैं और तरह तरह की योजनाएं जनता के बीच पहुंचाने का काम करते हैं। इस तरीके से आज जनता धरातल पर पूरी तरीके से सारी योजनाओं का लाभ ले रही है। इससे पहले कभी किसी सरकार में इन ऐसी योजनाओं का लाभ जनता नहीं ले पाई है। वहीं उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में बिचौलिए सारा खेल करते थे, लेकिन अब सीधा सीधा जो भी लाभ है वो जनता के और सरकार के बीच ही रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार योजनाएं दे रही हैं वो सीधा जनता अपने लाभ उठाने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार रायबरेली में भी कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि अब जनता जान चुकी है कि कांग्रेस की नैया पूरी तरीके से डूब चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया है, लेकिन अब चुनाव महज कुछ ही महीने बाकी रह गया है। लेकिन इस तरीके की जनसभा हुई और इस जनसभा को लेकर जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिला, क्या 2024 में यही जनता वोटों में कन्वर्ट होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मेहताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली। उत्तर प्रदेश में एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। अब मदरसों के छात्र केवल मदरसा तक ही सीमित नहीं रहेंगे, उनको AI की पढ़ाई भी करवाई जाएगी। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने ये पहल की है कि अब 16,513 मदरसों के लगभग 14 लाख छात्र AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करेंगे, जिससे कि विश्व स्तरीय कॉलेज में एडमिशन के लिए इनको अच्छी मदद मिल सके। इसके लिए आपको बता दें कि जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है वो पहल करता जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि सभी मदरसों के छात्र छात्राओं को शिक्षा मिले, जिससे कि विश्व स्तरीय जाकर वो भारत का नाम रोशन करें और कहीं ना कहीं उस मदरसे का नाम रोशन करें जिस मदरसे में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा के बाद से इन मदरसों के छात्र छात्राओं को अलग पहचान मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि ये शिक्षा लेने के बाद से वो भारत का नाम भी रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे और कहीं ना कहीं उन मदरसों के छात्र छात्राओं के लिए एक मैसेज होगा जो अपने आप को केवल मदरसा तक ही सीमित मानते हैं। और इस अनूठी पहल से एक मैसेज तो साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं और शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहल नजर आ रही है। लखनऊ से प्राइम न्यूज के लिए नंदन श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग जोर शोर से लगा हुआ है। धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से जो भी स्थल जो धार्मिक हैं, ऐतिहासिक हैं, पुरातात्विक हैं, उनको संवारने और सजाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग करने जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि शहीद पथ के किनारे शौर्य संग्रहालय का निर्माण शुरू हो गया है और अब अगली कड़ी जो गोमती किनारे लक्ष्मण पार्क के पास में जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने का है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है और इस जल क्रीड़ा गतिविधि पे खर्च किया जा रहा है। ये लक्ष्मण पार्क के पास में इसको बनाया जा रहा है, जिससे कि लखनऊ का पर्यटन और बढ़े, दार्शनिक आए और लखनऊ के जो ऐतिहासिक और धार्मिक और पुरातात्विक स्थल हैं उनको देखें और समझें, क्योंकि कई सारे ऐसी विरासत है लखनऊ में जो देखने वाली हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब उसको मेंटेन करने का काम पर्यटन विभाग कर रही है, जिससे कि पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बढ़ावा मिल सके। देखने वाली बात होगी कि ये जल क्रीड़ा गतिविधियाँ बनने के बाद से कितनी मूवमेंट उत्तर प्रदेश की राजधानी में होती है और जितनी भी जो रणनीति, जो सोच विचार है पर्यटन विभाग का ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक स्थलों को संवारने का, वो कितना महत्वपूर्ण है। अब इस डिसीजन के बाद से देखना दिलचस्प होगा कि क्या पर्यटन विभाग का जो प्लानिंग चल रही है वो कितना कारगर साबित होती है। प्राइम न्यूज के लिए लखनऊ से नंदन श्रीवास्तव। लोकदल का खेलकूद प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश में एक रथ यात्रा निकाल रहा है
जो रथ यात्रा नवंबर माह में प्रारंभ होगी, उस रथ यात्रा का आगाज़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली किसान घाट जो चौधरी चरण सिंह की समाधि है वहाँ पर समापन होगा। बता दें, जिस प्रकार से रालोद इस यात्रा को निकाल रहा है, इस यात्रा को चौधरी चरण सिंह किसान संदेश यात्रा का नाम दिया गया है। इसके जरिए रालोद जो है खिलाड़ियों को, युवाओं को किसानों से, राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ने का प्रयास करेगा। कहीं ना कहीं इस रथ यात्रा को पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद का जो एक मजबूत गढ़ माना जाता है, उसमें सियासी रंग देने जो दिया जा रहा है, उसकी तैयारी का आगाज़ माना जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं इसके जरिए 2024 की जो चुनावी तैयारियां हैं उनकी मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रहा है इस रथ यात्रा के जरिए। जिस प्रकार से रालोद इस रथ यात्रा को निकाल रहा है, कहीं ना कहीं खिलाड़ी और जो युवा हैं रालोद की रीढ़ माने जाते हैं, उस पर राष्ट्रीय लोकदल का फोकस है। उसके जरिए रालोद जो है एक संदेश देना चाहता है कि वो खिलाड़ियों के लिए कितना फिक्रमंद है, खिलाड़ियों के लिए क्या कर सकता है, तमाम सारे संदेश जो है रालोद देना चाहता है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय लोकदल के खेलकूद प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव संजय आर्य द्वारा एक प्रेस वार्ता में दी गई, जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार नवंबर माह से उक्त यात्रा जो प्रारंभ होगी, सहारनपुर जनपद से यात्रा प्रारंभ होगी, जो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भ्रमण करते हुए 16 लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें घूमते हुए किसान घाट पर जाकर दिल्ली चौधरी चरण सिंह की जो समाधि है वहाँ पर इसका समापन होगा। जिस प्रकार से संजीव आर्य द्वारा उक्त जानकारी दी गई है, कहीं ना कहीं रालोद की 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज़ है। जिस प्रकार से इस यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा, इसका उद्घाटन राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत चौधरी इस रथ यात्रा का उद्घाटन करेंगे। इन तमाम जानकारियों के साथ, तमाम सवालों के साथ कैमरा पर्सन अमीपाल धामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़ बागपत। कानपुर के राष्ट्रीय सरकार संस्थान में आज 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1936 में इस राष्ट्रीय सरकरा संस्थान की स्थापना हुई थी और आज उसका 28वां जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है कानपुर के राष्ट्रीय सरकरा संस्थान में। मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने यहाँ पर शिरकत की है और साथ ही जो 6 छात्र हैं, जो पूर्व छात्र हैं, जिन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया है, उसके बाद उन्होंने अपनी यूनिट डाली। कहीं ना कहीं कृषि के विकास के लिए उन्होंने जो जॉब क्रिएट की है, उन्होंने अपनी यूनिट डाली है और अपने जॉब क्रिएट किया है यहाँ से अध्ययन करने का। वो जो 6 पूर्व छात्र हैं, कहीं ना कहीं जो गन्ना उद्योग है, कृषि उद्योग है, उसको बढ़ावा देने के लिए काम किया और रोजगार उत्पन्न किए। वो 6 पूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही जो 16 किसान हैं, उनको जो पूर्वी क्षेत्र से आते हैं उत्तर प्रदेश के और पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं, उनको सम्मानित किया गया है। कहीं ना कहीं जो उनका योगदान है, आधुनिक मशीन का उपयोग किया उन्होंने, कृषि में जिस तरह से उन्होंने जैविक जो खाद है, जैविक चीज़ें हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनको गन्ने का उत्पादन उन्होंने बढ़ाया है। आधुनिकता का सहारा लेकर जिस तरह से उन्होंने गन्ने के उत्पादन को उत्तर प्रदेश में बढ़ाया है, उसको देखते हुए उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही साध्वी निरंजन ज्योति जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने शिरकत की है। साफ तौर पर उनके सामने जो प्रशासन है सरकरा संस्थान का, उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि 250 कमरे का जो आधुनिक एक छात्रावास यहाँ पर बनाया जाए। साथ ही जो भोजन कक्ष है और जो कक्षाएं हैं, आधुनिक कक्षाएं हैं, स्मार्ट कक्षाएं हैं, उनको अपग्रेड किया जाए, ये प्रस्ताव रखा है। साध्वी निरंजन ज्योति ने साफ तौर पे कहा है जो प्रस्ताव रखे गए हैं सरकार की तरफ से उन्हें मान्यता दी जाएगी, उनको माना जाएगा। और साथ ही जो जिस तरह से योगदान दिया है गन्ना के उत्पादन में राष्ट्रीय सरकार संस्थान ने कानपुर के, वो अतुलनीय है। मुख्य अतिथि के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति कानपुर पहुंची थी और उन्होंने जो सरकरा संस्थान है, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान, वहां पर शिरकत की। कैमरा पर्सन तासिफ के साथ आशीष तिवारी, प्राइम न्यूज़।